Welcome to my YouTube channel Agri Step Up. Today we will solve some more question asked in ICAR JRF Physical Science 2020. ओके तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिस सेट थर्ड के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ जो मैंने आप लोगों को दिया था सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन था कैलकुलेट द वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी इफ वाटर डाइवर्टेड टू द फार्म इज 84 mm एंड वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स इज 140 mm। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी का मतलब क्या है इसे समझते हैं। तो इसका मतलब होता है वाटर डाइवर्टेड टू द फार्म बाय वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम अ स्ट्रीम रिजर्वायर और वेल, कह सकते हैं सोर्स। ठीक है, सोर्स। ठीक है, वाटर डाइवर्टेड टू द फार्म बाय वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स, तो इसको बोलते हैं वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। तो यहाँ WD/WS मैंने लिखा है, तो अलग अलग जगह अलग अलग सिंबल यूज़ किया जाता है, तो आपको बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, तो कहीं कहीं लिखा देखेंगे कि WF/WD लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन इसका जो है कॉन्सेप्ट यही है कि वाटर डाइवर्टेड टू द फार्म बाय वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स, तो इसे वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी कहा जाता है। तो क्वेश्चन है था तो उसके अनुसार सॉल्व करेंगे 84/140 इंटू 100, तो 60% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है पोटेंशियली रिन्यूएबल रिसोर्स इज पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल, फर्टाइल सॉइल एंड कोल। तो सबसे पहले पोटेंशियली रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब समझिए, ऐसे रिसोर्स जिसमें कि पोटेंशियल है रिन्यू होने का, रीजनरेट होने का। ठीक है, मतलब जब तक कि हम उस हिसाब से उसके कंज्यूम करते रहें कि कंजम्पशन से ज़्यादा जो है रिप्लेनिश होता रहे। ठीक है, ये नहीं कि कंजम्पशन हम कुछ ज़्यादा ही कर दिए और रिप्लेसमेंट जो है उसका नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब है कि पोटेंशियली रिन्यूएबल रिसोर्स जो होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बन सकता है जब हम उसे तेज़ी से बिना सोचे समझे अंधाधुंध तरीके से यूज़ करते रहें। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल है और कोल पेट्रोलियम जो है, तो इसमें से फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम और कोल, ये तीनों जो है ये क्या होगा कि जिस रेट से ख़त्म हो रहा है उस रेट से ये बन नहीं रहा है। ठीक है, उसका जो है बनने में जो है हज़ारों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो है आंसर तो है फर्टाइल सॉइल। ठीक है, तो यहाँ बताया कि पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल और कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि ये जो है इसका कंजम्पशन जिस रेट से हो रहा है उस रेट से ये बन नहीं रहा है। ठीक है, और फर्टाइल सॉइल जो है इसमें रिजनरेट और रिन्यू होने का कैपेसिटी है जब हम उसे अच्छी तरह से यूज़ करें। ठीक है, मतलब कंजम्पशन जो है कम रहे और रिप्लेनिश जो वो ज़्यादा होता रहे। ठीक है, तो और भी एग्जांपल हम बोल सकते हैं पोटेंशियली रिन्यूएबल रिसोर्स का, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा फॉरेस्ट्री, ग्रासलैंड ग्रासेस, वाइल्ड एनिमल्स, फ्रेश लेक एंड स्ट्रीम वाटर, ग्राउंड वाटर, फ्रेश एयर, फर्टाइल सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है के इन डार्सीज लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो डार्सीज लॉ को समझिए, यहाँ क्या है। अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ, इफ अ फ्लूइड, okay, if a fluid flows through a permeable membrane or permeable medium or porous medium, uh, then rate of flow is directly proportional to the drop in vertical elevation. Okay, vertical elevation between two places in medium and cross sectional area and indirectly proportional to the distance between them। जो ये फॉर्मूला देख रहे हैं डार्सीज लॉ का इक्वेशन है ये, मतलब ये जो दो पॉइंट है H1 और H2 जो हाइट पे है, ये दो पॉइंट। ठीक है, ये और ये, तो H1 और H2 एलिवेशन पे है इस कॉलम का और क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका A। ठीक है, एरिया इसका A दिया हुआ है, तो यानी कि हम Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं एरिया और जो है दोनों का जो एलिवेशन जो दो पॉइंट का उसका डिफरेंस बाय जो दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है L। ठीक है, तो यहाँ जब हो गया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A H1 - H2/L। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो Q बराबर हो जाएगा KA H2 - H1/L। तो यहाँ के का मतलब क्या है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ के का मतलब है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है इसका मतलब। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होता क्या है आखिर। तो द ईज विथ विच वाटर इज कंडक्टेड थ्रू पोरस मीडियम,
उसे बोला जाता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। मतलब कितनी आसानी से वाटर का कंडक्टेंस हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है मटेरियल के थ्रू, ठीक है, उसे बोला जाता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। मीन्स हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का वैल्यू अगर ज़्यादा है, मीन्स मटेरियल अगर ज़्यादा परमिएबल है तो बोलेंगे कि उसका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ज़्यादा है। अगर उससे मतलब आसानी से वाटर कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कि ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो इसके थ्रू जो है इजीली वाटर का मूवमेंट होगा या इसके थ्रू होगा, ठीक है, तो किसके मतलब कितनी आसानी से हो रहा है, उसे बोला जाता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। मतलब अगर वैल्यू हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का कम है, मतलब मटेरियल जो है वो लेस परमिएबल है, ठीक है। अगर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स वो क्या है, मोर परमिएबल, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सैंड और क्ले, दो आपको दिया गया है सॉइल, सैंड और क्ले, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा है, तो क्या किसका होगा, सैंड का होगा या ज़्यादा होगा या क्ले का ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली सैंड का होगा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि सैंड के थ्रू जो है वो क्या होगा, वाटर का इजीली मूवमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम catalyze the interconversion of aldose and ketose sugars, isomerase, epimerase, carboxylase and ट्रांसफरेज, ठीक है। तो इसका जो आंसर तो है इसका आइसोमरेज, ठीक है, क्योंकि आइसोमरेज का क्या काम है कि आइसोमरेज रीअरेंजेस द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड कैटेलाइज द इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो आइसोमरेज का काम है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को रीअरेंज करना। तो यहाँ एल्डोज और कीटोज शुगर में जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, वो आइसोमरेज एंजाइम का फंक्शन है, ठीक है। अब है एपीमरेज, कार्बोक्सिलेज और ट्रांसफरेज का क्या फंक्शन है। तो एपीमरेज एंजाइम को समझने से पहले हम एपीमर समझते हैं, ठीक है। तो एपीमर्स जो होता है वो, एपीमर्स आर कार्बोहाइड्रेट विच वैरी इन वन पोजिशन, ओके, विच वैरी इन वन पोजिशन फॉर प्लेसमेंट ऑफ ओ एच। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ओ एच और यहाँ एच, ठीक है, एक ही प्लेसमेंट पे ये वैरी कर रहा है ओ एच का पोजिशन, बाकी सब सेम है। यहाँ डी ग्लूकोज गैलेक्टोज का मतलब है डी जो है यहाँ हाइड्रोक्साइड के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, डी या एल। तो यहाँ जो ओ एच का प्लेसमेंट देखिए, ठीक है, यहाँ पे बस एक पॉइंट पे वैरी कर रहा है, तो इसी जो है आइसोमर को ही एपीमर बोला जाता है। मतलब एक जगह बस वैरी करना चाहिए, एक पॉइंट पे ओ एच का पोजीशन, ठीक है। तो अब एपीमरेज का फंक्शन क्या है, तो एपीमरेज का यही फंक्शन होगा कि वो एक आइसोमरेज, मतलब एपीमरेज एक आइसोमरेज एंजाइम ही हुआ जो एसिमेट्रिक ग्रुप का इंटरकन्वर्शन करता है, ठीक है, एसिमेट्रिक ग्रुप। तो यहाँ जैसे है एपीमरेज का फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। अब है कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कार्बोक्सिलेज एंजाइम का काम है कि CO2 और HCO3 माइनस का एडिशन कराना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ ATP प्लस HCO3 माइनस का जो है एडिशन हो रहा है, तो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम का फंक्शन है। अब ट्रांसफरेज एंजाइम, ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है कि इट ट्रांसफर अ ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे यहाँ AX प्लस B था, तो X जो है वो B के साथ यहाँ जुड़ गया, ठीक है। ये A जो X जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया B को, ठीक है। ये किसका काम है, ट्रांसफरेज एंजाइम का काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉइल हीट फ्लक्स इज अपवर्ड ड्यूरिंग नून, आफ्टरनून, फोरनून एंड मिडनाइट। तो सॉइल हीट फ्लक्स को पहले समझते हैं। तो सॉइल हीट फ्लक्स इज द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सॉइल टू हीट इट पर यूनिट ऑफ सरफेस एंड टाइम, ठीक है। तो ये एक मतलब सॉइल हीट फ्लक्स जो है एनर्जी है, मतलब जो सॉइल जो है रिसीव कर रहा है कि उसका जो है सरफेस हीट करने के लिए, ठीक है। तो और सॉइल हीट फ्लक्स पॉजिटिव होता है जब सॉइल एनर्जी को रिसीव करता है, मतलब जब गर्म होता है सॉइल, और नेगेटिव होता है जब वो सॉइल लूज़ करता है एनर्जी, मतलब ठंडा होता है, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन था कि सॉइल हीट फ्लक्स इज अपवर्ड, अपवर्ड कब होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब एनर्जी लूज़ करता है तो यह ठंडा होता है, ठीक है। मतलब सॉइल हीट फ्लक्स नेगेटिव होता है तो अपवर्ड होता है, कहने का मतलब कि सॉइल से जो है इन्वायरमेंट की तरफ एनर्जी का मूवमेंट होगा, ठीक है।
सॉइल से इन्वायरमेंट की तरफ, जैसे ये नाइट टाइम दिखा रहा है, यहाँ डे टाइम दिखा रहा है, तो नाइट में अपवर्ड मूवमेंट है और दिन में जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि नाइट के टाइम जो है वो एनवायरनमेंट जो होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है, तो हीट का मूवमेंट हमेशा जो है वो कूलर सरफेस की तरफ होगा, कूलर इन्वायरमेंट की तरफ होगा, है ना, ऊपर की तरफ होगा। इसलिए जो है वो क्या होगा, मिड नाइट में वो सॉइल हीट फ्लक्स का मूवमेंट जो होगा वो अपवर्ड होगा। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज CN रेशियो ऑफ नॉर्मल सॉइल? सो व्हाट इज CN रेशियो? CN ratio or carbon to nitrogen ratio is a ratio to mass of carbon to mass of nitrogen in a substance। कोई भी सब्सटेंस ले लें, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, उसमें हम CN रेशियो निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ नॉर्मल सॉइल के लिए यहाँ वैल्यू जो है पूछ रहा है, तो इसका आंसर तो है 10:1, ठीक है, इसका आंसर है 10:1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 यूनिट जो है वो कार्बन का है और 1 यूनिट जो है वो नाइट्रोजन का है, ठीक है। मीन्स देर इज 10 यूनिट्स ऑफ कार्बन फॉर ईच नाइट्रोजन इन द सब्सटेंस, एंड CN रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट because it has direct impact on residue decomposition and nitrogen recycling. Okay, next question, the equation to estimate soil loss by wind erosion is E is equal to IRKFCWDB, in which K stands for। तो ये जो है सॉइल लॉस, जो विंड इरोजन के थ्रू जो सॉइल लॉस होता है उसके लिए एक इक्वेशन है, उसमें के का मतलब क्या है, ठीक है। सॉइल टेक्सचर्ड क्लास फैक्टर, सरफेस रफनेस फैक्टर, सरफेस कवर फैक्टर, विंड बैरियर फैक्टर। तो विंड इरोजन का जो इक्वेशन है इसमें आई का मतलब है सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर, सी का मतलब है क्लाइमेट फैक्टर, के का मतलब है सॉइल रफनेस फैक्टर, एंड एल का मतलब है विड्थ ऑफ फील्ड फैक्टर, वी का मतलब है वेजिटेटिव कवर फैक्टर। तो यहाँ के का मतलब क्या हो जाएगा, सॉइल रफनेस फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नाइट्रोजन इन सॉइल इज मेजर्ड बाई जिल्डा मेथड, वाकली एंड ब्लैक मेथड, क्लोरीमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड। तो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन जो है सॉइल में किसके थ्रू किया जाता है, तो इसका आंसर है जिल्डा मेथड। जिल्डा मेथड के थ्रू हम जो है नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं। और अब है वाकली एंड ब्लैक मेथड, तो इसके थ्रू जो है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का एस्टिमेशन किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट था क्लोरीमीटर मेथड। तो क्लोरीमीटर मेथड जो था, जैसे कि सॉइल कलर का इवोल्यूएशन करने के लिए, जैसे कि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन के बेसिस पे क्या कलर है, ठीक है, कलरीमीटर मेथड ये हो गया। तो इसमें सॉइल कलर एस्टिमेशन किया जाता है। अब हाइड्रोमीटर मेथड में क्या करते हैं, इसके थ्रू जो सॉइल के पार्टिकल साइज का एनालिसिस करते हैं, जैसे कि सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो इसमें थॉमस वे, थॉमस ग्राम, सोरेंसन एंड सोफील्ड के बारे में दिया है, इसको सबका क्या रिलेशन है इनसे, लिस्ट 2 से। तो जे थॉमस जो है, इसका आंसर जो है जे थॉमस, CEC से मैच किया है, क्योंकि थॉमस जो है ऐसे थॉमस में परफॉर्म मेनी एक्सपेरिमेंट ऑन हॉर्स वाइल एक्सचेंज आयंस और केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है इस पर, सॉइल एक्सचेंज आयन के एक्सचेंज पे, ठीक है। सो ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री। थॉमस वे को फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री कहा जाता है। एंड अगेन थॉमस ग्राम जो विच हु इन्वेंटेड मेनी ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन कोलॉइड केमिस्ट्री। बहुत से टर्म का इन्होंने कोलॉइड केमिस्ट्री में इन्होंने बताया है। सो ही इज़ नॉन एज फादर ऑफ कोलॉइड केमिस्ट्री। सो इनका रिलेशन जो है थॉमस ग्राम का कोलॉइड से है। अब है सोरेंसन एंड सोफील्ड। तो Sorensen discovered the pH scale, okay, which measure whether a substance is acidic or basic। तो इन्होंने pH स्केल का डिस्कवरी किया था। और सोफील्ड है, इन्होंने PF स्केल को बताया था, ठीक है, विच इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर कंटेंट इन सॉइल, ठीक है। और PF स्केल जो होता है, जैसे इसका वैल्यू जो है, जैसे अगर 0 है तो कह सकते हैं कि ये सैचुरेटेड सॉइल है, वैल्यू 7 है तो ये ओवन ड्राई सॉइल है, ठीक है। तो ये PF स्केल के बारे में सोफील्ड ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिक मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, FYM मीन्स फार्म यार्ड मैन्योर,
कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ सारे टर्म को समझते हैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है कि ऑर्गेनिक मैन्योर ही ग्रीन मैन्योर है या बायो फर्टिलाइज़र ही ये सब है, ठीक है। तो सारे टर्म को हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से जो मिलता है प्रोडक्ट, जैसे कि एनिमल, ह्यूमन और प्लांट रेसिड्यू हो गया, ठीक है। अब ग्रीन मैन्योर क्या है, ग्रीन मैन्योर जो कुछ क्रॉप जो है सॉइल के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लगाए जाते हैं, जैसे कि सनहिम्फ हो गया, कॉपी हो गया, क्लस्टर बीन हो गया। तो इन्हें कट करने के बाद सॉइल में ही मिला दिया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो, ठीक है। अब एफ वाई एम क्या है कि ये मिक्सचर है, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर बोल रहे हैं, तो फार्म का जो जितने भी है, जैसे एनिमल मैन्योर हो गया, यूरिन हो गया, फॉडर रेसिड्यू हो गया जो खाना खा के बचता है, ये तो ये सब हो गया फार्म यार्ड मैन्योर में। अब बायो फर्टिलाइजर जो हो गया ये कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर है, मीन्स लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड एपिपेडोन। मैन मेड एपिपेडोन कौन सा है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले एपिपेडोन के बारे में समझते हैं। तो एपिपेडोन, एपी मीन्स होता है, ये ग्रीक वर्ड है, एपी मीन्स होता है ओवर और अपॉन, एंड पेडोन मीन्स होता है सॉइल, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक हॉरिजन formed at or near the soil surface are called epipedons, or is it is characterized by their color, texture, structure and content of organic matter and certain plant nutrient। इन सब के बेसिस पे वेरियस एपिपेडोन को डिसाइड किया गया है। तो ये एक चार्ट है जिसे आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो जैसे है एल्बिक, एंथ्रोपिक, हिस्टिक, मेलानिक, मॉलिक, ऑक्रिक, अम्ब्रिक, ठीक है। तो ये सब एपिपेडोन है। तो अम्ब्रिक जैसे हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अम्ब्रिक जो है यहाँ पे ऑक्रिक हो गया, जैसे थिन और लाइट कलर्ड हो गया। अम्ब्रिक मीन्स एसिडिक और डार्क एपिपेडोन हो गया। मॉलिक जैसे है तो ये डार्क, फ्राइबल, नॉट स्ट्रांगली एसिडिक, ओके। तो यहाँ क्वेश्चन था कि विच इज मैन मेड, तो यहाँ जैसे पीपल मेड मॉलिक होराइजन लिखा है एंथ्रोपिक को, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रोपिक, ये मैन मेड एपिपेडोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैच करना है। तो रिमोट सेंसिंग में ये रिजोल्यूशन टर्म यूज़ होता है, मतलब कितने स्मॉलेस्ट एरिया को हम देख सकते हैं, ठीक है, रिजोल्यूट करके, ठीक है। तो चार टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, स्पेशियल रिजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक एंड टेम्पोरल रिजोल्यूशन। तो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन में हम स्पेक्ट्रल बैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रल बैंड का यूज़ करते हैं। तो स्पेक्ट्रल बैंड जो होता है वो ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, ठीक है। तो इन सब का जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, सॉरी, इनका स्पेक्ट्रल बैंड का, तो इनका जो है वेवलेंथ जो होता है वो नैनोमीटर्स में हम दिखाते हैं, ठीक है, ब्लू, ग्रीन और रेड का। तो अब है स्पेशियल रिजोल्यूशन, ठीक है। स्पेशियल रिजोल्यूशन इसमें है कि जैसे कि 30x30 मीटर का रिजोल्यूशन है, ठीक है, 30x30 मीटर का रिजोल्यूशन, तो उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा 1x1 मीटर का रिजोल्यूशन, ठीक है। मतलब हम ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल को यहाँ से कवर कर रहे हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब मिल रहा है, स्मॉलेस्ट एरिया को देख रहे हैं, ठीक है, मतलब जितना स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो स्पेशल रिजोल्यूशन में हम मीटर में हम डिनोट करते हैं रिजोल्यूशन को। अब है रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन क्या होता है कि इट डिस्क्राइब्स अ सेंसर्स एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट डिफरेंसेस इन एनर्जी, एनर्जी के डिफरेंस को ये डिस्क्रिमिनेट करता है। तो इसमें हम बीट सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है, बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। अब है टेम्पोरल रिजोल्यूशन। टेम्पोरल रिजोल्यूशन का मतलब होता है, इसमें जो है हम रिविजिट पीरियड को देखते हैं, ठीक है, रिविजिट पीरियड। तो जैसे कि कोई एक सैटेलाइट है, ये कोई एक एरिया को टी टाइम पे कवर कर रहा है और फिर T+1 टाइम पे जो है ये सैटेलाइट सेम एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ टाइम बाद सेम एरिया को हम
तो इस रिविजिट पीरियड का एनालिसिस करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको हम जो है डे से बताते हैं कि कितने समय के बाद वो सेम एरिया को रिविजिट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म वेजिटेशन इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड एज। ट्रांसफॉर्म वेजिटेशन इंडेक्स, तो किसी प्लेस के वेजिटेशन के एनालिसिस के लिए बहुत से वेजिटेशन इंडेक्स होते हैं, यूज़ होते हैं, तो उसमें से एक है ट्रांसफॉर्म वेजिटेशन इंडेक्स। तो इस चार्ट में बहुत से वेजिटेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म वेजिटेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो NIR माइनस रेट बाय NIR प्लस रेट, ये किसका फॉर्मूला था? NDVI का, ठीक है, NDVI का ये फॉर्मूला है। तो NDVI प्लस 0.5 रूट अंडर NDVI प्लस 0.5, ये है ट्रांसफॉर्म वेजिटेशन इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है इन सिटू मेजरमेंट USDA मेजरमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, ठीक है। तो इन सिटू मेजरमेंट जो है, इट मीन्स इन सिटू का मतलब क्या होता है, ये पहले समझिए कि इन सिटू का मतलब क्या है। सो हियर इन सिटू मीन्स, इन सिटू का मतलब होता है to examine the phenomena exactly in place where it occurs, that is without moving it to some spatial medium, उसी जगह पे phenomena जो को examine करना, ठीक है। so here soil moisture can be measured in situ like with tensiometer, neutron probe, gypsum block, etc. now USDA or United States Department of Agriculture, so we study USDA soil taxonomy, okay, soil taxonomy classification in 6 level, that is order, suborder, grade group, subgroup, family and series. so USDA का मैच क्या हो जाएगा? टेक्सचर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल। नाउ सॉइल पार्टिकल जो है इसका है सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर क्या है? सॉइल स्ट्रक्चर रिफर्स टू हाउ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू एग्रीगेट, और वी कैन से हाउ द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर असेंबल्ड। तो जो है सॉइल स्ट्रक्चर का मैच हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल। एंड नेक्स्ट इज अबव 15 बार, दैट इज विल्टिंग रेंज। मीन्स अबव 15 बार होता है विल्टिंग रेंज, मीन्स 15 बार के अगर ऊपर होगा प्लांट तो ये विल्ट प्लांट जो है विल्ट कर जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक चार्ट याद रखना है, जैसे कि इसमें फील्ड कैपेसिटी का वैल्यू है -0.33 बार, विल्टिंग पॉइंट -15 बार, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट -31 बार, ओवन ड्राई 10,000 -10,000 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन। इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन से कौन सा जो है रिलेट करता है? सो फर्टिगेशन, विडिंग, मल्चिंग, सीडिंग। सो मल्चिंग हेल्प्स इन मॉइस्चर कंजर्वेशन, सो आंसर इज मल्चिंग। Mulch can be organic like grasses, straws, or inorganic like stones, bricks or plastic. Organic, inorganic कुछ भी हो सकते हैं mulch. So mulch act as a protective layer. So it does not help only in moisture conservation. Moisture conservation के अलावा भी इसका रोल है. It has several other function like it regulates soil temperature. It also suppress weed growth. Okay. Next question, the albedo is highest in water surface, bare soil, cropped area, ice. albedo तो सबसे पहले albedo इफेक्ट के बारे में समझिए। तो albedo क्या है? रिफ्लेक्टिविटी, ठीक है। कोई चीज का जो रिफ्लेक्टिविटी है, रिफ्लेक्टिविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस इज कॉल्ड albedo. सो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, सोलर रेडिएशन को, वो एल्बिडो है। तो एल्बिडो का वैल्यू जो है वो 0 to 1 होता है, वेरी करता है। तो यहाँ जो अगर 1 है, 1 का मतलब क्या हो गया कि वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, जो ऑब्जेक्ट है तो वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, मीन्स उसका जो एल्बिडो का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हुआ, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट से सोलर रेडिएशन का रिफ्लेक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा उसके लिए एल्बिडो का वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा होगा। सो हेयर आइस इज़ बेटर रिफ्लेक्टर देन अदर्स। सो यहाँ जो है एल्बिडो का वैल्यू मैक्सिमम या हाईएस्ट किसके लिए होगा? आइस के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, कब लागू किया गया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट? तो 1986 में लागू किया गया था। इसके अंदर था कि इन्वायरमेंट की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना, ठीक, टू कंट्रोल एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ हजार्डस मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मास्टर होराइजन ऑफ सॉइल इज नॉन एज जोन ऑफ इल्यूविएशन? तो मास्टर होराइजन जो है मेनली 4 है, OABC, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन को समझने के लिए आप मेरे चैनल पर इसका वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ बस ये समझिए कि जोन बी को जोन ऑफ इल्यूविएशन क्यों कहते हैं। तो जोन बी को जो है इसलिए कहा जाता है जोन ऑफ इल्यूविएशन क्योंकि यहाँ पे बहुत से सॉइल मटेरियल जैसे कोलॉइड्स, मिनरल पार्टिकल का एक्यूमुलेशन होता है, डिपोजिशन होता है, इसलिए जोन बी को जोन ऑफ इल्यूविएशन और जोन ऑफ एक्यूमुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, कीन्स बॉक्स इज यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कीन बॉक्स का यूज किसके लिए किया जाता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल परमिएबिलिटी, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। तो आंसर जो है इसका सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है। कीन बॉक्स की हेल्प से हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का पता करते हैं। तो इसमें मेनली जो है ग्रेविमेट्रिक मेथड का यूज़ किया जाता है, मतलब कीन बॉक्स के अंदर जो है हम जिस सॉइल का हमको पता करना है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसे रखा जाता है उस सॉइल सैंपल को, फिर वेट किया जाता है। मतलब सबसे पहले कीन बॉक्स को विदाउट सॉइल वे किया गया, फिर उसके बाद उसमें सॉइल डाल के वे किया गया, फिर उस कीन बॉक्स को 105 डिग्री सेल्सियस पर 105 डिग्री सेल्सियस पर ड्राई किया जाता है, मीन्स ओवन ड्राई किया जाता है। फिर इस तरह से हम, मतलब ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगी, तो इस तरह से हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रल बैंड यूज इन ग्रीननेस वेजिटेशन इंडेक्स। तो ग्रीननेस वेजिटेशन इंडेक्स में कौन कौन से स्पेक्ट्रल बैंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि NDVI हो गया, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, उसमें भी मैंने बताया हुआ है, मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप। तो इसमें हम मेनली 4 बैंड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड NIR, ठीक है। तो इससे पता करते हैं कि वेजिटेशन जो है हेल्दी है या स्ट्रेस्ड है या डेड है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द सॉइल टेम्परेचर एट 5 सेंटीमीटर डेप्थ इज 20 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यहाँ 5 सेंटीमीटर डेप्थ पर आपको नहीं जाना है, तो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस को जो है आपको फ़ारेनहाइट में बस चेंज करना है। तो यहाँ मैंने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कन्वर्जन का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ से निकल जाएगा, जैसे कि ये फॉर्मूला है F = 9/5C+32। तो यहाँ क्वेश्चन था 20 डिग्री सेल्सियस, तो 9/5 × 20 + 32, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार वर्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग EMR बैंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बैंड, देन विजिबल, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। तो रडार जो है वो माइक्रोवेव बैंड पर काम वर्क करता है, ठीक है, और माइक्रोवेव का वेवलेंथ क्या होता है? 10 to 100 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ सोल इनटू जेल इज कॉल्ड। सोल का जेल में चेंज होना, ठीक है। सोल इज लाइक अ विस्कस फ्लूइड एंड जेल इज लाइक इलास्टिक सेमी सॉलिड, ठीक है। एंड कन्वर्जन ऑफ सोल इनटू जेल इज कॉल्ड जिलेशन, ठीक है। तो सोल का अगर जेल में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं जिलेशन, ठीक है, और जेल का सोल में कन्वर्ट होना बोलते हैं सोलेशन, ठीक है। तो यहाँ जो सोलेशन टर्म भी आपको समझ आ गया, जिलेशन भी आ गया। अब है फिल्ट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन। फिल्ट्रेशन जो है वो छानने वाला जो काम करता है, मतलब इस प्रोसेस से हम सॉलिड पार्टिकल्स को जो है वो सेपरेट करते हैं, किससे? लिक्विड और गैस के। लिक्विड और गैस में अगर कोई सॉलिड पार्टिकल, उसको सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करना फिल्ट्रेशन है। और प्रेसिपिटेशन क्या है? एनी लिक्विड और frozen water that forms in the atmosphere and falls back to the earth is precipitation, okay. Next question is, the unconsolidated material above the parent line is profile, regolith, solemn, pedon. Unconsolidated material over the parent line क्या बोलते हैं इसे? तो सबसे पहले प्रोफाइल, रिगोलिथ, सोलम, पेडॉन, चारों टर्म को समझते हैं। व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? सॉइल प्रोफाइल जो है, ये जो पूरा देख रहे हैं आप वर्टिकल सेक्शन, ठीक है,
तो इसे जो है सॉइल प्रोफाइल कहा गया है। इट इज़ द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल इन गिवन एरिया, जो वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है। एंड रिगोलिथ, रिगोलिथ क्या है? इट इज़ द अनकॉन्सोलिडेटेड मटीरियल ओवर बेड रॉक, ठीक है। मीन्स जो है रिगोलिथ हम बोल सकते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड मटीरियल। जो रिगोलिथ है ए प्लस बी प्लस सी, सारे होराइजन ए प्लस बी प्लस सी तीनों होराइजन को मिला के रिगोलिथ बोला जाता है। मीन्स जो है बेडरॉक के ऊपर जितने भी अनकॉन्सोलिडेटेड मटीरियल हैं उसे रिगोलिथ कहा गया। और सोलम किसे कहा गया? ए प्लस बी होराइजन को, ठीक है। ए प्लस बी होराइजन को सोलम कहा गया। मीन्स अनकॉन्सोलिडेटेड मटीरियल तो है बट अबव पैरेंट लाइन। क्वेश्चन तो मेरा यही था, अनकॉन्सोलिडेटेड मटीरियल अबव द पेरेंट लाइन, मीन्स पेरेंट लाइन के ऊपर, ठीक है। तो पेरेंट जो हो गया वो सी, ठीक है। पेरेंटली जो पेरेंट मटीरियल है सी को बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर है अनकॉन्सोलिडेटेड मटीरियल, कौन सा है? ए प्लस बी होराइजन, ये सोलम हो गया। और पिडोन क्या है? पिडोन इट इज़ अ 3 डायमेंशनल बेसिक यूनिट ऑफ सॉइल, ठीक है, बट जस्ट लार्ज इनफ टू शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल इट्स होराइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर क्रॉप कल्टीवेशन इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में लिमिटिंग फैक्टर क्या है? वाटर ओनली, टेम्परेचर ओनली, वाटर एंड टेम्परेचर एंड सोलर रेडिएशन। तो डेजर्ट एरिया में सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर सबका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वाटर का ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है, स्कार्सिटी होता है। सो डेजर्ट एरिया में क्रॉप कल्टीवेशन के लिए वाटर ही मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर है। एंड लास्ट one question for you, the parent material constituted by the wind blown transported material consisting of silt particles is known as alluvium, colluvium, loess and dune। तो आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।